पाकिस्तान टीम के चार बहुत बड़े नाम, चार बहुत बड़े खिलाड़ी जिनको प्रैक्टिस के दौरान पाकिस्तान टीम के जो नए हेड कोच व्हाइट बॉल के माइक हैसन है, उन्होंने खड़ी खड़ी बातें सुना दी। वो चार पाकिस्तान के खिलाड़ी कौन से बड़े हैरानकुन नाम है जिनको माइक हैसन ने प्रैक्टिस के दौरान खड़ी खड़ी बातें सुना दी। क्यों बातें सुनाई और वो चार नाम कौन से, वो चार खिलाड़ी कौन से, वो आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। उसके अलावा पाकिस्तान टीम का अब ओडीआई कप्तान कौन होने जा रहा है, इसको लेकर फैसला हो चुका है। यानी वेस्ट इंडीज के दौरान पाकिस्तान टीम का ओडीआई कप्तान कौन होने जा रहा है, एक नाम फाइनल हो चुका है और वही अब पाकिस्तान का ओडीआई कप्तान होगा और वेस्ट इंडीज टूर के अंदर भी वही पाकिस्तान टीम को ओडीआई के अंदर लीड करेगा। तो वो एक नाम कौन सा फाइनल हुआ है वो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा भाई बाबर आजम ने अब T20 के अंदर एक और बहुत बड़ा कमाल कर दिया और सारे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। बाबर आजम को T20 का खिलाड़ी नहीं माना जाता, मगर बाबर आजम ने T20 के अंदर एक बार फिर से कमाल कर दिया और सारे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। तो बाबर आजम ने कौन सा कमाल किया वो आपके साथ शेयर करूंगा, मगर उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको ये तीनों इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में मालूम पड़ सके। लेकिन उससे पहले आप तमाम फैंस इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। दोस्तों सबसे पहले मेरा आपके लिए एक सवाल है और उस सवाल का जवाब आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी देना है। वो सवाल ये कि पाकिस्तान टीम का ओडीआई का कप्तान कौन होना चाहिए आपके ख्याल में? क्या रिजवान को होना चाहिए, क्या सलमान अली आगा को, या फिर फखर जमान को? कौन ओडीआई का कप्तान होना चाहिए, इस बारे में आप अपनी राय लाजमी शेयर करें। बट सबसे पहले बात करते हैं इसी टॉपिक पर, पाकिस्तान का ओडीआई का कप्तान कौन होने जा रहा है। एक नाम फाइनल हो चुका है और वही नाम वेस्ट इंडीज टूर के अंदर भी पाकिस्तान टीम को लीड करेगा। अब वो ओडीआई कप्तान कौन है भाई? पहले मैंने आपको खबर दी थी जो सोर्सेज से मालूम पड़ी थी और बाकी लोगों ने भी उसके बाद खबर देना शुरू कर दी थी कि जो पाकिस्तान का ओडीआई कप्तान है उस लिस्ट के अंदर तीन नाम सरे फहरिस्त है। सबसे पहला नाम फखर जमान, लेकिन मैंने आपको यह कहा था कि याद रहे ना फखर जमान T20 का कप्तान बनेगा ना ओडीआई का, क्योंकि अब उसके क्रिकेट के कुछ ही साल बाकी है, यानी 1 से 2 साल उसके बाद वो पाकिस्तान टीम को अलविदा कह देगा, चाहे वो T20 फॉर्मेट हो चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट हो। तो इसलिए फखर जमान को तो बनाया नहीं जाएगा, क्योंकि कप्तान उसी को बनाया जाता है या फिर वाइस कप्तान जो फ्यूचर में पाकिस्तान टीम को एज अ कप्तान लीड कर सके। इसलिए फखर जमान ना वाइस कप्तान होंगे ना ओडीआई के कप्तान होंगे, तो फखर जमान को इस लिस्ट से कट कर दिया है। बट बचते हैं दो नाम और ये दोनों नाम बड़े इंटरेस्टिंग है। एक नाम आता है सलमान अली आगा का। याद रहे सलमान अली आगा को लेकर यही कहा जा रहा था कि भाई सलमान अली आगा को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाएगा, टेस्ट का, T20 का, ओडीआई का। T20 के तो वो कप्तान है, मगर ओडीआई और टेस्ट के अंदर भी उनको कप्तानी दी जाएगी। लेकिन इसमें भी कोई सच्चाई नहीं थी, क्योंकि सलमान अली आगा सिर्फ T20 के कप्तान है और अभी उनके शुरुआत के मैचेस है और डायरेक्टली उनको तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनाना ये बेवकूफी वाली बात होगी। इसलिए जो सलमान अली आगा है उनको भी इस लिस्ट से कट कर दिया है। यानी अब बचा एक नाम, वो मोहम्मद रिजवान, और मोहम्मद रिजवान का नाम ही फाइनल हो चुका है। यानी खबर जी आ रही है सोर्सेज से मालूम पड़ा रिपोर्ट के मुताबिक कि जो मोहम्मद रिजवान है उनको कंटिन्यू किया जाएगा। यानी वो वेस्ट इंडीज टूर के अंदर अगर ओडीआई सीरीज होती है तो उसके अंदर वो पाकिस्तान टीम को लीड करेंगे और जो आगे आने वाले मैचेस है ओडीआई के उसमें भी मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम को ओडीआई के अंदर लीड करेंगे। यानी एक नाम फाइनल हो चुका है ओडीआई कप्तान का और वो नाम मोहम्मद रिजवान है, जो कि आकिब जावेद ने भी कंफर्मेशन दे दिया और बाकी पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी ने और हेड कोच ने भी कि भाई ओडीआई का कप्तान अभी फिलवक्त मोहम्मद रिजवान ही है, क्योंकि उसकी कप्तानी के अंदर हम ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अंदर ओडीआई सीरीज जीत के आए, जो कि बड़ी मुश्किल सीरीज थी, लेकिन उसमें पाकिस्तान टीम ने अच्छा परफॉर्म किया। तो इस वजह से मोहम्मद रिजवान अब पाकिस्तान के ओडीआई के कप्तान बरकरार रहेंगे और ये नाम फाइनल हो चुका है। बट आपने बताना है कि मोहम्मद रिजवान बेस्ट ऑप्शन है कप्तानी के लिए या फिर कोई और, अगर कोई और तो वो नाम आपने हमारे साथ लाजमी शेयर करना है। अब उसके बाद बात करते हैं कि भाई पाकिस्तान टीम के वो चार बड़े नाम, वो चार बड़े खिलाड़ी कौन से जिनको प्रैक्टिस के दौरान पाकिस्तान टीम के जो नए हेड कोच माइक हैसन है उन्होंने खड़ी खड़ी बातें सुना दी। क्यों खड़ी खड़ी बातें सुनाई और वो चार नाम कौन से? अब आप सबको मालूम है कि इस वक्त कराची के अंदर कैंप पाकिस्तान का शुरू है दौरा बांग्लादेश के लिए, जिसके अंदर 4 से 5 नाम और इंक्लूड है, जैसे बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह, ये सब मौजूद है। सो उस कैंप के अंदर माइक हैसन ने पाकिस्तान टीम के चार बड़े नामों को खड़ी खड़ी सुना दी, यानी चार बड़े खिलाड़ी जिनको प्रैक्टिस के दौरान खड़ी खड़ी बातें सुना दी, जिसमें सबसे पहला नाम मोहम्मद नवाज है। अब मोहम्मद नवाज को क्यों खड़ी खड़ी बातें सुनाई? जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि मोहम्मद नवाज को लेकर इस वक्त काफी तनकीदें हो रही है कि वो किस बेस पर पाकिस्तान टीम में आया, और इसमें माइक हैसन को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बट अब माइक हैसन ने मोहम्मद नवाज को खड़ी खड़ी प्रैक्टिस के दौरान सुना दी। वो यूं कि भाई जो मोहम्मद नवाज है उनका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा है, प्रैक्टिस के अंदर फील्डिंग के अंदर वो ठीक तरीके से बॉलिंग नहीं करवा रहे,
ठीक तरीके से फील्डिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रहे, यहां तक कि वो डाइव भी नहीं लगा रहे, जिसपे माइक हैसन की हट गई और माइक हैसन ने यह कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आपको टीम से बाहर कर दिया जाएगा। कराची के अंदर जो कैंप लगा है वो इसीलिए लगा है ताकि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है उनकी मुकम्मल प्रैक्टिस हो जाए, उनकी जो फिटनेस है वो भी ठीक हो जाए। मगर नवाज अपनी फिटनेस पर तवज्जो नहीं दे रहे, प्रैक्टिस के दौरान ठीक तरीके से प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे, फील्डिंग में डाइव भी नहीं लगा, जिस वजह से माइक हैसन ने उनको खड़ी खड़ी सुना दी। उसके बाद जो दूसरा नाम है वो नाम मोहम्मद रिजवान है। जी हाँ, मोहम्मद रिजवान आप सबको मालूम है कि उनको T20 से ड्रॉप किया गया और माइक हैसन चाहते हैं कि भाई ऐसे खिलाड़ी पाकिस्तान टीम में कमबैक करे, मगर जो उनकी टेक्निक का मसला है उसको ठीक करे। लेकिन मोहम्मद रिजवान को प्रैक्टिस के अंदर जब उनको बैटिंग मिलती है तो जो उनका स्ट्राइक रेट होता है वो 107 या 108 का होता है, जिसमें माइक हैसन कहते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप पाकिस्तान टीम में नहीं आएंगे, जो आपके थोड़े बहुत इम्कानात है वो भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जो अभी क्रिकेट चल रही है T20 की मॉडर्न डे क्रिकेट, और उसके अंदर आपका स्ट्राइक रेट 160 170 प्लस होना चाहिए, लेकिन आपका स्ट्राइक रेट प्रैक्टिस के दौरान 107 है, तो ऐसे नहीं चलेगा। आप ऐसे पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे, T20 के अंदर जो थोड़े बहुत आपके चांसेस है वो खत्म हो जाएंगे। तो माइक हैसन ने इनको भी सुना दी खड़ी खड़ी कि भाई आपको तेज खेलना है, तेज आपका स्ट्राइक रेट होना चाहिए। उसके बाद जो तीसरा नाम है वो नाम वसीम जूनियर है। अब माइक हैसन ने इनको खड़ी खड़ी इसलिए सुनाई क्योंकि वसीम जूनियर को टारगेट दिया गया कि भाई आप यॉर्क बॉलें ज्यादा करवाएं, आपकी यॉर्क आती है, आप प्रैक्टिस भरपूर करें। लेकिन जो वसीम जूनियर को रोल दिया गया उसमें वो कामयाब नहीं हुए। अब यॉर्क तो थोड़े बहुत गिरे होंगे, लेकिन उस तरीके से उस लाइन और लेंथ से वसीम जूनियर की जो है बॉलिंग और ना स्पीड थी प्रैक्टिस के दौरान। तो माइक हैसन ये कहते हैं प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि जो मसाइल मसले खिलाड़ियों के उसको हल किया जाए, मगर आप इस चीज पर तवज्जो ही नहीं दे रहे। ये माइक हैसन कह रहे थे वसीम जूनियर को। उसके बाद जो चौथा नाम है जिसको खड़ी खड़ी सुनाई, उसमें नाम आता है बाबर आजम का। जी हाँ, बाबर आजम का सेम मसला रिजवान जैसा है, यानी बाबर आजम को प्रैक्टिस के दौरान जब बैटिंग मिलती है तो 29 बॉलों के अंदर कुछ 28 रन करते हैं और उनका भी स्ट्राइक रेट 106 का था। तो जिसमें माइक हैसन ये कहते हैं कि भाई आपको पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में लाना मेरा काम है, लेकिन जो आपका मसाइल मसला है अगर आप उसको ठीक नहीं करोगे तो आप भूल जाओ पाकिस्तान के T20 टीम को, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान की T20 टीम है उसमें हर खिलाड़ी का स्ट्राइक रेट 150 प्लस का है, और नहीं है तो उसको वो बेटर कर रहे हैं, मगर आप प्रेशर में और प्रैक्टिस के अंदर भी आपका स्ट्राइक रेट उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का हम सबको चाहिए। तो अगर आपको पाकिस्तान टीम में आना है तो आपको प्रैक्टिस के अंदर और लगातार तेज प्रैक्टिस करनी होगी। जिसके बाद बाबर आजम ने आधा घंटा प्रैक्टिस की, छक्का की। तो ये चार नाम थे जिनको माइक हैसन ने खड़ी खड़ी सुना दी प्रैक्टिस के दौरान कि भाई आपको अपनी टेक्निक को ठीक करना है, आपके जो मसाइल मसले हैं उसको ठीक करना है, और आप प्रैक्टिस के अंदर वो नहीं कर रहे तो फिर पाकिस्तान टीम में आपका आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद अब बात करते हैं कि भाई जो बाबर आजम है उन्होंने T20 के अंदर एक बार फिर से कमाल कर दिया और सारे खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। अब कहता है कि बाबर आजम T20 का खिलाड़ी नहीं है, लेकिन बाबर आजम T20 के अंदर या ODI के अंदर या टेस्ट के अंदर लगातार रिकॉर्ड बनाता जा रहा है, सबको पीछे छोड़ता जा रहा है। बाबर आजम ने इसी तरह T20 के अंदर एक और बार कमाल कर दिया और साबित कर दिया कि वो T20 का खिलाड़ी है। वो कैसे? दरअसल बात करें T20 के अंदर सबसे ज्यादा रन किसके हैं? नंबर 1 पर रोहित शर्मा आते हैं, 4231 है। लेकिन बात करें नंबर 2 की तो नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर आते हैं बाबर आजम, जिसके 4192 रन है। यानी बाबर आजम इस T20 लिस्ट के अंदर सेकंड नंबर पर आते हैं जिसके सबसे ज्यादा रन है। तीसरे पर विराट कोहली है 4188। तो इस लिस्ट के अंदर बाबर आजम ने विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को, मार्टिन गुप्टिल या पाउल स्टेलिंग, इन सबको पीछे छोड़ दिया। बड़े बड़े नाम थे, लेकिन इस लिस्ट में बाबर आजम दूसरे नंबर पर है और कहता है कि बाबर आजम T20 का खिलाड़ी नहीं है। ये कैसे? जिसके सबसे ज्यादा रन से नंबर 2 पर है, विराट कोहली तक को पीछे छोड़ दिया। तो ये लोग कैसे कह सकते हैं कि बाबर आजम T20 का खिलाड़ी नहीं है? भाई वो खिलाड़ी है, उसकी जो मसला है उसको हल किया जाए, और इसी वजह से बाबर आजम ने कमाल कर दिया और सबको पीछे छोड़ दिया। तो भाई जितने भी बाबर आजम के फैंस हैं वो बाबर आजम के लिए एक जुमला लाजमी शेयर करें, बाबर आजम को T20 के अंदर कमबैक करना चाहिए या नहीं, यस और नो लाजमी शेयर करें, जाते जाते सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का व्लॉग काफी पसंद आया होगा।